Hello, dear students. Good morning to all of you. Today is the lecture number 7 for class 12 and topic is the electric potential and capacitance. So today last lecture में today electric potential की almost सारी ही की सारी मैं आपको थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ. मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी करवाए थे न्यूमेरिकल. एक दो क्वेश्चन बेटे मैं और करवाता हूँ आपको और उसके बाद आपके पास कैपेसिटेंस का पार्ट शुरू हो जाएगा. बेटे क्वेश्चन है आपके पास. क्वेश्चन क्या है बेटा आपके पास? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मान लो बेटे ए बी सी डी, ये बेटा हमारे पास एक स्क्वायर है जिस पर प्लस क्यू चार्ज यहाँ है, माइनस क्यू चार्ज बी पर है, प्लस क्यू चार्ज यहाँ है और माइनस का क्यू चार्ज बेटा आपके पास यहाँ पर है. ओके, जो साइड दिए बेटा वो हमें दी दी है, ठीक है ना. और ये जो पॉइंट है बेटा इसका, ये जो स्क्वायर बेटा इसका, ये डायगोनल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपके पास ई है. करेक्ट. तो बेटा आपको जो इस क्वेश्चन में जो निकालना है, क्या निकालना है? फर्स्ट में फर्स्ट पार्ट, in given figure find the work done, find the work done required to put together this arrangement. तो यानी कि बेटा एक आपके पास 4 सिस्टम ऑफ चार्जेस है. आपको इन चारों चार्ज को एक साथ ही सिस्टम में रखना है, तो हमें उसमें कितना वर्क करना पड़ेगा बेटा ये निकालना पड़ेगा. तो बेटा ये क्वेश्चन एक दूसरी तरह से पूछ सकता था आपसे. मान लिया बेटा इस सिस्टम की टोटल एनर्जी आपके पास क्या है. तो बेटा जो टोटल एनर्जी होती, जो वर्क डन होता है बेटा वही एनर्जी होती है, जो एनर्जी होती है बेटा वही वर्क डन होता है. वास्तव बेटा अगर मैं इस क्वेश्चन के लिए टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकाल दूं तो वास्तव बेटा वही उसका वर्क डन होगा. तो वास्तव में ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी. जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी बेटा क्या होगी, तो बेटा आप दोनों के कॉम्बिनेशन बनाइए. तो यू ए बी प्लस यू बी सी प्लस यू सी ए यू सी डी एंड प्लस यू डी ए एंड दो डायगोनल हो गए बेटा आपके पास यू ए सी एंड यू बी डी. तो आप बेटा आप जो ये टोटल एनर्जी निकाल लेंगे तो वास्तव में जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है वही वर्क होगा आपका इन सबको चारों चार्ज को सिस्टम को बनाए रखने के लिए. अब तो बेटा अगर आप इसकी बात करें तो बेटा जो डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, जो फॉर्मूला होता है बेटा √2 इंटू साइड होती है. तो बेटा साइड कितनी है बेटा मेरे पास डी है. तो बेटा डायगोनल की साइड आपके पास जो हो गई वो √d हो गई और वैसे जो स्क्वायर की साइड है बेटा वो हमारे पास डी है. अब बेटा जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है k इंटू Q1 Q2 अपॉन R होता है. ये बेटा आपके पास जनरल फॉर्मूला है. करेक्ट. तो अब बेटा यही सेम फॉर्मूला हम यू ए बी के लिए लगाते हैं. अगर मैं ए बी के लिए लगाता हूं तो बताओ k Q इंटू माइनस क्यू अपॉन डी आएगा डी प्लस k Q इंटू माइनस क्यू अपॉन डी आएगा प्लस k Q इंटू माइनस का Q अपॉन डी आएगा एंड प्लस इस सिस्टम के लिए बेटा प्लस k Q इंटू माइनस क्यू अपॉन डी आएगा. अब बेटा आपके पास आ गया यू ए सी. यू ए सी के लिए क्या होगा बेटा आपके पास k Q इंटू क्यू अपॉन √2d प्लस k
माइनस 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 का क्यूब, डॉट माइनस का क्यूब, एंड बी डी इज आल्सो, बी डी क्या हो गया बेटा आपके पास, √2d। अब बेटा अगर आप इसकी बात करो तो बेटा q इंटू क्यू क्यू स्क्वायर होगा, ये सारे के सारे बेटा माइनस के ही होंगे, तो देखो बेटा k इन माइनस का k इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन डी जो है बेटे 1 2 3 एंड 4 हो गए, तो बताओ बेटे क्या मैं इसको माइनस का 4k क्यू स्क्वायर अपॉन डी लिख सकता हूँ। इन द सिमिलर वे बताओ बेटे इनको, अब बेटा माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो इसको बताओ बेटे k इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन √2d लिख सकता हूँ, ठीक है ना। अब बेटे देखो आपके पास k इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन डी इज द कॉमन, k इंटू क्यू स्क्वायर, k इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन रूट, नॉट रूट, ओनली b इज द कॉमन, करेक्ट। अब आपके पास क्या रहा बेटे, ये रहा बेटे माइनस का 4 भाई, k इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन ये तो बेटा आपके पास पूरा कॉमन आ गया, यहाँ पर आपके पास बेटा देखो ये कॉमन आ गया, करेक्ट। तो बचा क्या बेटा माइनस का, ये बचा बेटा आपके पास √2, करेक्ट। अब बेटा अगर मैं यहाँ से k इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन डी लिखता हूँ, तो अगर आप बेटे यहाँ से आप √2 आप कॉमन निकाल लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा बेटे माइनस का 4√2 एंड प्लस 1, करेक्ट। तो अब आप बेटे यहाँ से आप लिख सकते हैं जो आपके पास जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी रहेगी के की वैल्यू देख सकते हो बेटे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन डी, करेक्ट। आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा बेटे वो आ जाएगा कैलकुलेट करके, इट विल बी द 4 माइनस √2, दिस विल बी द योर आंसर, ओके। एक क्वेश्चन तो बेटे ये हो गया आपके पास, चलिएगा। और एक जो पार्ट है बेटा आपका पास, एक क्वेश्चन और करवा देते हैं आपको थोड़ा छोटा सा, बेटा एक क्वेश्चन ये है कि एक डायग्राम दिया है बेटा आपको, ये जो क्वेश्चन है बेटा आपके पास, ये आपको वैसे बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दी है, करेक्ट। और ये जो दिया है बेटे ए सी एंड बी, करेक्ट। ये आपके पास 90 डिग्री का, ये आपके पास 45 डिग्री का है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, ए टेस्ट चार्ज क्यू नॉट moves from A to C and C to B. Calculate potential difference between A and B. अब दो सॉल्यूशन, जो टेस्ट चार्ज है वो आपके पास क्यू नोट घुमा बेटे, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से वो यहाँ गया। नंबर एक बात, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बेटे वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस करता है वो आपके पास किस पॉइंट पर है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारा पास जो इनिशियल पॉइंट है बेटे वो ए है, और जो फाइनल पॉइंट है वो बी है। तो बेटे पोटेंशियल जो हुआ, पोटेंशियल एट पॉइंट ए जो हुआ बेटे वो वी ए हुआ, और जो पोटेंशियल हुआ एट बी जो हुआ वो आपके पास वी बी हुआ, ठीक है ना। अब आपके पास सी से कोई मतलब नहीं, हमारा पास जो चार्ज जो मूव करा बेटे ए से फाइनली बी पर आ रहा है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस किसका निकालना बेटे, ए से लेकर बी तक का निकालना है। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास ये है, तो बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट में एक रिलेशन होता है माइनस का डीवी अपॉन डी आर, करेक्ट। अब जो डीवी है इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, इट विल बी द वीबी माइनस वीए अपॉन डी आर की जगह आप ए बी भी लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, ठीक है ना।
और वैसे बेटा ये जो आपको जो दिया है बेटा यहाँ से लेकर जो ए बी की वैल्यू जो दी है क्वेश्चन में वो आपके पास डी दी है, तो आपके पास ए बी भी लिख सकते हो और आप इसको वी ए माइनस का वी बी अपॉन आप डी बी लिख सकते हैं। तो बताओ बेटे वी ए माइनस जो वी बी हुआ बेटे वो मेरे पास ई इंटू बी आपके पास आंसर हुआ है। दिस इज आवर आंसर। एक क्वेश्चन और है बेटा आपके पास, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 2 या 3 बार आपके वो सीबीएसई के पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन। थोड़ा समझने की कोशिश करिए आप उस क्वेश्चन को, सारी लैंग्वेज नहीं लिखो बेटा आपके पास। एन इलेक्ट्रिक फील्ड is increasing along z डायरेक्शन। यानी बेटे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास z डायरेक्शन में मूव हो रहा है, ठीक है ना। ड्रॉ 3 इक्विपोटेंशियल सरफेस, ड्रॉ 3 इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो बेटे ये क्वेश्चन कम से कम 3 बार तो मैं देख चुका हूँ बेटे इस क्वेश्चन को आते हुए। मान लीजिए बेटे ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये आपके पास ये वाई एक्सिस है और ये मान लीजिए आपके पास जेड एक्सिस है। तो बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इट इज अलोंग जेड डायरेक्शन में, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है ये इंक्रीज हो रहा है। इट मीन जब इंक्रीज होता है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में सेपरेशन जो होता है वो डिक्रीज होता है। अगर मान लीजिए बेटे ये फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस में ये बनाता है, ये आपके पास फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस है और ये आपके पास सेकंड इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो ये आपके पास थर्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब बेटे देखो, अगर मान लीजिए बेटे इसके दोनों के बीच के सेपरेशन को मैं d1 मानता हूँ और इन दोनों के बीच के सेपरेशन को मैं d2 मानता हूँ, तो 100% d1 विल बी ग्रेटर देन द d2। कारण क्योंकि बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, करेक्ट। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में सेपरेशन क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। 1 और 2 में जितना सेपरेशन है 2 और 3 में उससे कम हो जाएगा। अब यही क्वेश्चन आपके पास बदल कर भी आ सकता है। अगर मान लीजिए बेटा उसने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिक्रीजिंग अलोंग द एक्स एक्सिस, मान लो एक्स एक्सिस पर आपके पास डिक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा आपके पास, आप इसमें आप क्या कर सकते हो, ये मान लीजिए, लो मैं इसमें आपका 2 बनाता हूं, एंड डिक्रीजिंग इन एक्स डायरेक्शन। अब मान लीजिए बेटा एक्स डायरेक्शन में वो डिक्रीज हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपके पास पहली इक्विपोटेंशियल सरफेस ये हो गई, ठीक है ना। अब आपके पास दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस ये हो गई और मान लीजिए बेटा तीसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस ये हो गई। अब मान लीजिए बेटा ये, मान लीजिए आपके पास ये आपके पास अगर d1 है तो ये आपके पास क्या हुआ, ये d2 हुआ। तो 100 इस केस में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, d2 विल बी ग्रेटर देन d1। कारण क्योंकि बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, इधर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। ये क्या है, ये इंक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग है और ये क्या है आपके पास, ये डिक्रीजिंग है। तो अगर डिक्रीजिंग होगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में सेपरेशन जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, और अगर इंक्रीज होगा तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में सेपरेशन जो होगा वो इंक्रीज होगा। तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो, अब मैं आपका जो टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ, कैपेसिटेंस। आज कैपेसिटेंस के बारे में बेटा ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे आपको, पहला दिन रहेगा आपका कैपेसिटेंस का, थोड़ा सा कम पढ़ाएंगे आप। कैपेसिटेंस बेटा, कैपेसिटेंस को जो डिनोट करा जाता है वो सी से डिनोट करा जाता है, ठीक है ना। अब देखो बेटा जो कैपेसिटेंस क्या होता है, सबसे पहले आप डेफिनेशन के रूप में अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप कैपेसिटेंस की आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। अब बेटा कैपेसिटेंस को पहले आप थोड़ा समझिए। बेटा कैपेसिटेंस क्या है, एक कैपेसिटी है। मान लीजिए बेटे आपके पास एक गिलास है, उस गिलास की कैपेसिटी 100 ml की है और आपके पास एक दूसरा गिलास है, उसकी कैपेसिटी मान लीजिए आपके पास 200 ml की है। तो बताओ बेटे, अगर आपके पास गिलास 100 ml का है तो आप उसकी कैपेसिटी बेटे अगर 100 ml की है तो आप उसके अंदर जो पानी भर सकते हैं बेटे 100 ml के बराबर तो भर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए आपके पास 200 ml का गिलास है तो आप क्या करेंगे, उसके अंदर आप 200 ml का पानी तो भरोगे,
अगर हम 100 ml के ग्लास के अंदर अगर मैं 200 ml का पानी भरूंगा तो 100 ml के बाद क्या होगा, वो लीक हो जाएगा। इन द सिमिलर वे कैपेसिटेंस एक वो डिवाइस होती है, कैपेसिटेंस एक वो डिवाइस होती है जिसमें चार्ज को स्टोर करा जाता है। तो कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस जिसका जितना ज़्यादा होगा 100% चार्ज करने की, स्टोर करने की एबिलिटी उसके अंदर उतनी ही ज़्यादा होगी। तो देखो जो कैपेसिटेंस है वो डिफरेंट शेप के होते हैं, जैसे कि आपके पास बर्तन जो होते हैं डिफरेंट शेप के हो सकते हैं, तो उनको जो कैपेसिटी उसकी डिपेंड करती है उसके वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करती है। इन द सिमिलर वे एक कैपेसिटर का शेप और साइज कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका कैपेसिटेंस जो डिपेंड करता है उसके अंदर कितना वॉल्यूम है, आप समझिए इसे कह सकते हैं वॉल्यूम, या आप कितना चार्ज भर सकते हैं उसकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर एक बात, जिस प्रकार से बर्तन आपके पास चाहे स्टील का हो, सिल्वर का हो, गोल्ड का हो, इट डजेंट मैटर, लेकिन उसका वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा कैपेसिटी उसकी उतनी ज़्यादा होगी। इन द सिमिलर वे जो कैपेसिटेंस होता है वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो उसकी शेप और साइज के ऊपर डिपेंड करता है। तो कैपेसिटेंस की डेफिनेशन क्या बनती है बेटा आपकी, द इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज the electrical capacitance of a capacitor is its ability to store the electric charge। यानी कि एक इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस है कंडक्टर का, वो एबिलिटी है वो कितना चार्ज को स्टोर कर सकता है। नंबर एक बात बेटा देखो, अगर आप किसी भी चीज को चार्ज दोगे 100% इस पोटेंशियल विल बी डिक्रीज, यानी कि चार्ज जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल। आप जितना चार्ज दोगे पोटेंशियल उतना ही ज्यादा इंक्रीज होगा, करेक्ट। एंड अगर मैं बेटा प्रोपोर्शनल सिंबल लगाता हूँ तो एक कांस्टेंट साथ में आता है, यहाँ पर जो सी क्या है इज ए कांस्टेंट, यही एक कांस्टेंट है जिसको हम कहते हैं कॉल्ड कैपेसिटेंस। क्या कहते हैं बेटा इसको, कैपेसिटेंस कहते हैं, करेक्ट। और जो इसकी जो कैपेसिटी डिपेंड करती है बेटा शेप और साइज के ऊपर डिपेंड करती है एंड द सराउंडिंग मीडियम, ठीक है ना। अगर स्पेस है, अगर आप डाइलेक्ट्रिक पुट करेंगे उसके अंदर तो उसका कैपेसिटेंस उतना ही इंक्रीज हो जाता है। तो बेटा यहीं से अगर हमें बनाए तो C = Q/V, यानी कि जो कैपेसिटेंस है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। इट मींस कि जितना कैपेसिटेंस होगा उतना चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी, जितना पोटेंशियल कम होगा उतना कैपेसिटेंस ज्यादा हो जाएगा। इट मींस कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द V, यानी कि जिस चीज का जिस कैपेसिटेंस का पोटेंशियल जितना कम होगा आप उसके अंदर चार्ज उतना ही ज्यादा आप स्टोर कर सकते हैं। तो देखो कैपेसिटेंस की जो SI यूनिट होती है, SI यूनिट ऑफ जो कैपेसिटेंस होती है वो फैराडे होती है, ठीक है ना। और फैराडे को बेटा F से लिखते हैं। तो 1 फैराडे इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट और 1 C इंटू 1 वोल्ट इनवर्स। तो व्हाट इज द 1 फैराडे, व्हाट इज 1 फैराडे, एक फैराडे क्या चीज होती है, व्हाट इज द 1 फैराडे, 1 फैराडे क्या है। देखो अगर आप किसी भी कैपेसिटेंस को आप 1 कूलम का चार्ज देते हैं, अगर आप किसी भी कैपेसिटेंस को 1 कूलम का चार्ज देते हैं और 1 कूलम का चार्ज देने से अगर उसके अंदर पोटेंशियल 1 वोल्ट का अप्लाई हो जाता है तो उसको हम 1 फैराडे कहते हैं। तो बेटा आज आपका पहला दिन है, आज कैपेसिटेंस के लिए इतने समझिए। और समझने के लिए बेटा आप ऐसा समझ सकते हैं, देखो बेटा कोई भी बर्तन होता है, जैसे मैंने आपको गिलास समझाया है, जो गिलास की कैपेसिटी है वो उसका कैपेसिटेंस है, और जो आप पानी भर रहे हैं ना वो पानी जो है वो एक चार्ज है, ठीक है ना। और जो V है ना ये उसका लेवल समझिए आप, V क्या है लेवल, एंड Q क्या है वाटर, और C क्या है उस ग्लास का वॉल्यूम कैपेसिटी। ओके तो बेटा आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट आपको अगले टॉपिक में काफी अच्छा समझाएंगे बेटा कैपेसिटेंस के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेटा CBSE ने कैपेसिटेंस जो पहली यूनिट है आपका कुछ भी पार्ट नहीं काटा, सिर्फ एक बहुत छोटी सी चीज काटी है, थिन स्फेरिकल शेल। आपका पहली यूनिट और दूसरी यूनिट में से बहुत ज्यादा बड़ी चीजें नहीं कटी है, हाँ लेकिन रे ऑप्टिक्स के बाद जो वेव ऑप्टिक्स वाला पार्ट है उसके अंदर से काफी डिटेक्ट करा गया है। तो आपको ये जो शुरू की जो यूनिट है आप उनको बहुत अच्छी तरह से पढ़िए, आपको कंपटीशन में भी ये बहुत फुल हेल्पफुल रहेंगी। ओके थैंक यू।